उन्होंने कहा, तुम बहुत शांत हो, बहुत गहरे हो, बहुत ज्यादा हो। जब तुम बोलते हो तो कमरा शांत हो जाता है, इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अलग हो। तुम उन बातों को नोटिस करते हो जो दूसरे नहीं करते। तुम उन बातों पर सवाल उठाते हो जिन्हें दूसरे आंख बंद करके मान लेते हैं, और धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। वे उन बातों पर एक साथ हंसते हैं जिनसे तुम बोर होते हो। वे ड्रामा, ट्रेंड और सतही बातों में उलझे रहते हैं, जबकि तुम जीवन, अर्थ और मृत्यु के बारे में सोच रहे होते हो। तुम घुल मिलने की कोशिश करते हो। तुम तब मुस्कुराते हो जब तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने ही जैसे लोगों के बीच एक अजनबी महसूस करते हो। और आखिरकार तुम सोचने लगते हो, क्या मुझ में कुछ गलत है? पर क्या हो अगर समस्या तुम नहीं, बल्कि ये समाज हो जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है? जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का मानना था कि बुद्धि यानी असली कच्ची बुद्धि लोगों को अलग थलग कर देती है। उनका मानना था कि तुम जितना गहरा सोचोगे उतना ही तुम अलग महसूस करोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सच नहीं बल्कि आराम चाहते हैं, और बुद्धिमान लोग वे उस आराम को खतरा पहुंचाते हैं। ये वीडियो शोपेनहावर के उस कड़वे सच को बताएगा जिसे उन्होंने उजागर किया था कि समाज सच में बुद्धिमान लोगों को क्यों अस्वीकार करता है, और क्यों तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। ये सब कुछ बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तुम अपनी उम्र के बच्चों से घिरे एक क्लासरूम में हो, लेकिन तुम अट्टा महसूस कर रहे हो। तुम खुद को बेहतर नहीं, बस अलग महसूस करते हो। जहाँ दूसरे बिना सोचे समझे हंसते हैं, वही तुम सोच में डूबे रहते हो। लोग ऐसी बातें क्यों कहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता? क्यों फालतू की बातें किसी शोर जैसी लगती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि तुम हमेशा जिंदगी को देख रहे हो, उसे जी नहीं रहे? ये बुद्धिमत्ता के साथ आने वाले शांत अभिशाप का पहला स्वाद है। ये उस तरह की बुद्धिमत्ता नहीं है जो ग्रेड या अवार्ड से आती है, बल्कि वो बुद्धिमत्ता है जो बहुत ज्यादा सवाल उठाती है और बहुत गहरा महसूस करती है। वो बुद्धिमत्ता है जो लोगों के विरोधाभासों को देखती है, उनकी छोटी छोटी कपट को नोटिस करती है, और जिसके लिए बस चलते रहने को मान लेना नामुमकिन है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, ये असंबद्धता यानी डिस्कनेक्ट और भी ज्यादा साफ होती जाती है। तुम बातचीत में अपनी बातों को रोकने लगते हो। तुम सीख चुके हो कि ईमानदारी से लोग असहज महसूस करते हैं, कि बहुत ज्यादा क्यों पूछने से माहौल खराब हो जाता है। तो तुम हाँ में सिर हिलाते हो, मुस्कुराते हो, ढोंग करते हो, क्योंकि समझा जाना नामुमकिन सा लगता है। लोग अक्सर तुम्हें घमंडी समझ लेते हैं, जबकि असल में तुम बस खुद को समझाते समझाते थक चुके होते हो। तुम ठंडे नहीं हो, तुमने बस ये सीख लिया है कि गहराई लोगों को डराती है, तो तुम अपनी सोच को बंद करके रखते हो, अपने सवालों को दबा देते हो और अपने दर्द को अनदेखा करते हो। यहाँ एक विरोधाभास है। समाज बुद्धिमत्ता की तारीफ करने का दावा करता है, फिर भी वो उन लोगों को भावनात्मक रूप से अस्वीकार करता है जिनके पास ये अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। हम प्रतिभा की सैद्धांतिक रूप से पूजा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वास्तविक रूप से बुद्धिमान लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ समस्याओं को हल नहीं करती, ये मानदंडों को चुनौती देती है, ये भ्रमों को देखती है, ये उन बातों पर सवाल उठाती है जिन्हें दूसरे आंख बंद करके मान लेते हैं, और यही बात लोगों को असहज कर देती है। तुम सतही रिश्तों के लिए बहुत जटिल हो जाते हो। तुम छोटे मोटे आनंद को भी उसके टुकड़ों में बांटे बिना नहीं देख सकते। तुम इतने जागरूक हो जाते हो कि तुम आराम नहीं कर पाते, और इसका भावनात्मक मोल वो अदृश्य है पर तबाह करने वाला है। तुम लोगों से भरे कमरे में बैठते हो, लेकिन अकेले महसूस करते हो। तुम एक ऐसे रिश्ते के लिए तरसते हो जो सतही से परे हो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि सच में समझे, लेकिन वो इंसान कभी नहीं आता। तो तुम सोचने लगते हो, क्या मुझ में कुछ गलत है?
ये एक अनकही त्रासदी है। दुनिया बुद्धिमान लोगों को इस तरह के अकेलेपन से निपटना नहीं सिखाती। ये तुम्हें सफल होना सिखाती है, प्रदर्शित करना सिखाती है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करता हो, तब अस्तित्व में रहना नहीं सिखाती। तो तुम खुद को ढाल लेते हो, तुम एक गिरगिट बन जाते हो, सबसे मिलकर रहते हो, खुद को हल्का कर लेते हो और ये सीख लेते हो कि कब शांत रहना है। इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब भी तुमने सच बोला, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बोझ बढ़ता जाता है। एक शांत उदासी, अर्थ की भूख और एक सवाल, क्या ऐसा महसूस करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ? तुम अकेले नहीं हो। सच कहूँ तो तुम जो महसूस करते हो वो शांत पीड़ा, कमजोरी का सबूत नहीं है। ये एक दुर्लभ मन का संकेत है जो एक उथली दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा है। और दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने इस पैटर्न को सदियों पहले देख लिया था। उन्होंने तुम्हारे दर्द को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसकी भविष्यवाणी भी की थी। ज्यादातर मानव समाज को एक छिपा हुआ नियम नियंत्रित करता है। बहुत ज्यादा मत सोचो, लिखी हुई बात पर सवाल मत उठाओ, लाइन से बाहर मत जाओ, बस वही करो जो लोकप्रिय है, वही कहो जो सुरक्षित है, और कमरे में सबसे ऊंची आवाज से सहमत हो जाओ। यही वो बात है जिसके बारे में शोपेनहावर ने झुंड की बात करते हुए कहा था, लोगों की अपनी सोच को छोड़ देने की प्रवृत्ति। इसलिए नहीं कि वे बेवकूफ है, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्र सोच खतरनाक होती है। और यही वजह है कि वास्तविक रूप से बुद्धिमान लोग डराते हैं। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा होशियार हैं, बल्कि इसलिए कि वे झुंड की पूजा करने से इनकार करते हैं। जब कोई क्यों पूछने लगता है तो झुंड घबरा जाता है। जब कोई विरोधाभास, झूठ और अंधी परंपराओं को नोटिस करता है तो झुंड रक्षात्मक हो जाता है। ये तार्किक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक है। हर क्लासरूम, हर ऑफिस, हर समुदाय में एक सूक्ष्म दबाव होता है, हाँ कहो वरना बाहर हो जाओ। और बुद्धिमान लोग अपने स्वभाव से ही इस दबाव का विरोध करते हैं। विद्रोह की वजह से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सच की वजह से। लेकिन यहाँ एक असुविधाजनक सच है, अलग तरीके से सोचना प्रशंसित नहीं है, इसे एक खतरा माना जाता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता सिर्फ तथ्यों पर सवाल नहीं उठाती, ये आराम पर सवाल उठाती है, ये भ्रमों को भंग करती है, ये उन सभी बातों पर रोशनी डालती है जिन्हें लोग नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब तुम एक कमरे में आते हो और कुछ ऐसा कहते हो जो समूह के पाखंड को उजागर करता है, जब तुम एक ऐसा विचार सुझाते हो जिसे पहले से ही सभी ने मंजूरी नहीं दी है, जब तुम सिस्टम को चुनौती देते हो तो तुम्हें ताली नहीं मिलती, तुम्हें अजीब, बहुत गहरा या टीम का हिस्सा नहीं समझा जाता है। आइए आधुनिक कार्यस्थल को देखते हैं। हम कहते हैं कि हमें नवाचार चाहिए, हम सैद्धांतिक रूप से रचनात्मकता की तारीफ करते हैं, लेकिन असल में जो लोग मीटिंग्स में असहज सच उठाते हैं उन्हें अक्सर अलग कर दिया जाता है। जो कर्मचारी अकुशल प्रणालियों पर सवाल उठाते हैं उनसे कहा जाता है कि ज्यादा मत सोचो। जो लोग ऑफिस की गपशप या झूठी सकारात्मकता में शामिल नहीं होते उन्हें असामाजिक कहा जाता है। स्कूलों में भी यही होता है। जो छात्र आंख बंद करके नियमों का पालन करते हैं उन्हें इनाम मिलता है। जो छात्र बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं उन्हें बाधा डालने वाला समझा जाता है। इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे अधिकार को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ स्वतंत्र सोच को विकसित होना चाहिए, जटिलता को दंडित करते हैं। एल्गोरिदम सादगी, दोहराव और भावनात्मक हेरफेर को पुरस्कृत करते हैं, सूक्ष्मता और गहराई को नहीं। तो ऐसे सिस्टम में वास्तविक रूप से बुद्धिमान लोगों का क्या होता है? वे छिपना सीख जाते हैं, सिमटना सीख जाते हैं, सिर्फ जीने के लिए एक नठाब पहनना सीख जाते हैं, और आखिरकार समाज को वही मिलता है जो वह चाहता है, शांत प्रतिभा, सामाजिक चिंता के पीछे बंद हो चुकी प्रतिभा, वर्षों के आत्मसंदेह के नीचे दबी हुई क्षमता। ऐसी बुद्धिमत्ता
जो कभी साझा नहीं होती, क्योंकि उसका कभी स्वागत ही नहीं होता। ये एक बड़ा विरोधाभास है। दुनिया कहती है कि उसे बुद्धिमत्ता चाहिए, लेकिन सिर्फ वो जो अच्छे से रहे, सिर्फ वो जो लोगों को असहज न करे, सिर्फ वो जो एक छोटे से बक्से में फिट हो सके। लेकिन असली बुद्धिमत्ता अव्यवस्थित होती है, ये नारों में फिट नहीं होती। इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या ट्रेंडिंग है। ये अहंकार की चापलूसी नहीं करती, ये उनसे मुकाबला करती है। और यही वजह है कि समाज इसे दूर धकेल देता है। वास्तव में बुद्धिमान होना गलत समझा जाना है, डराया जाना है, लोगों से भरे कमरे में अकेला होना है जो उन बातों को मान रहे हैं जिन्हें तुम जानते हो कि वे झूठी है। ये सिर्फ अस्वीकृति नहीं है, ये सामाजिक बहिष्कार है। क्योंकि जब तुम खेल को समझ जाते हो तो तुम उसे खेलना बंद कर देते हो, और जब तुम उसे खेलना बंद कर देते हो तो तुम उस हिस्से से बाहर हो जाते हो। यही गैरनुरूपता का मोल है। और जो लोग अपने दिमाग के साथ धोखा करने से इनकार करते हैं, वे हर दिन चुपचाप ये कीमत चुकाते हैं। लेकिन शोपेनहावर का मानना था कि इस पीड़ा का एक अर्थ है। उन्होंने बुद्धिमत्ता को एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बोझ माना, जिसे कुछ ही लोग उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, और जो इसे उठाते हैं उन्हें एक अधिक अकेला रास्ता, लेकिन एक सच्चा रास्ता भी तय करना होता है। आर्थर शोपेनहावर कोई सामान्य दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने सच्चाई को मीठी मीठी बातों से नहीं सजाया, उन्होंने खुशी का वादा नहीं किया। उनका मानना था कि जीवन अपने मूल रूप में पीड़ा है, और तुम जितने ज्यादा जागरूक होगे उतना ही ज्यादा इसे महसूस करोगे। कई लोगों को ये बात निराशाजनक लग सकती है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सोचने और बहुत गहरा महसूस करने की शांत निराशा से गुजरे हैं, उन्हें ये ईमानदार लगती है। ऐसा लगता है कि किसी ने आखिरकार सच बोल ही दिया। 1788 में जर्मनी में जन्मे शोपेनहावर का पालन पोषण एक अमीर लेकिन भावनात्मक रूप से ठंडे परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कठोर तार्किक व्यापारी थे। उनकी माँ एक साहित्यिक समाजवादी थी, जिन्होंने बाद में उनके निराशावाद को अस्वीकार कर दिया। बचपन से ही शोपेनहावर खुद को एक बाहरी व्यक्ति मानते थे। उन्होंने जीवन को इतनी गहराई से देखा कि वे एक सहभागी से ज्यादा एक गवाह महसूस करते थे। और ठीक इसी तरह उनका दर्शन विकसित हुआ। उनका सबसे मशहूर विचार ये था, एक आदमी तब तक खुद बन सकता है जब तक वो अकेला हो। शोपेनहावर के अनुसार बुद्धिमत्ता से अलगाव होता है। ये चुनाव से नहीं, बल्कि परिणाम से होता है। तुम जीवन को जितना गहरा समझोगे, उतना ही तुम उन लोगों से दूर हो जाओगे जो इसके सतह पर रहते हैं। उनके विश्व दृष्टिकोण के केंद्र में इच्छा की अवधारणा है, एक अंधी अतार्किक शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों को चलाती है। ये तार्किक नहीं है, इसे सच से फर्क नहीं पड़ता। ये बस अंतहीन, अंधाधुंध और दर्दनाक रूप से चाहती है। शोपेनहावर के विचार में ज्यादातर लोग इसी इच्छा से शासित होते हैं। वे सुख, शक्ति और मान्यता का पीछा करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है, बल्कि इसलिए कि वे इच्छा के एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जिसे वे देख भी नहीं सकते। लेकिन वास्तविक रूप से बुद्धिमान लोग, विचारक, पर्यवेक्षक, वे इस जाल को पहचानना शुरू कर देते हैं। वे इससे बाहर निकल जाते हैं, वे खुद को अलग कर लेते हैं, और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि एक बार जब तुम दुनिया को वैसा देख लेते हो जैसी वो है, अचेतन लालसा से चलने वाले भ्रमों का एक नृत्य, तो तुम उसे कभी भूल नहीं सकते। तुम अब उन्हीं जोक्स पर नहीं हंसते, तुम उस उथली बातचीत में शामिल नहीं हो सकते जो तुम्हें खोखली लगती है। तुम एक भूत की तरह महसूस करते हो जो एक ऐसी पार्टी में घूम रहा है जो कभी तत्व नहीं होती, और ये सोचता है कि कोई और इस खालीपन को क्यों नहीं देखता। शोपेनहावर ने इसे इस तरह कहा था, एक इंसान जितना कम बुद्धिमान होता है, उसके लिए अस्तित्व उतना ही कम रहस्यमय लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञानता सिर्फ आनंद नहीं है, ये जुड़ाव भी है। जब तुम अर्थ, नश्वरता और नैतिकता के बारे में गहरे सवाल पूछना शुरू करते हो, तो तुम अपने समुदाय में अपनी जगह खो देते हो।
इसलिए नहीं कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें समझते नहीं हैं। शोपेनहावर ने समाज से नफरत नहीं की थी। उनका बस ये मानना था कि समाज और अकेलापन दो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। समाज तुम्हें मनोरंजन देता है, अकेलापन तुम्हें वास्तविक बनाता है। और जो वास्तविक रूप से बुद्धिमान होते हैं वे आखिरकार उसी की तलाश करते हैं जो समाज नहीं दे सकता, शांति, स्पष्टता और प्रामाणिकता। यही वजह है कि शोपेनहावर ने अकेलेपन की तारीफ की, उसे अकेलापन नहीं बल्कि मुक्ति कहा। महान लोग ईगल की तरह होते हैं और अपना घोंसला किसी ऊंचे अकेलेपन में बनाते हैं। उनके लिए बुद्धिमत्ता कोई ग्लैमरस चीज नहीं थी, ये एक अभिशाप था जो आराम को छीन लेता था और तुम्हें अस्तित्वगत निर्वासन में जाने के लिए मजबूर करता था। और फिर भी उन्होंने निराशा की वकालत नहीं की। उनका मानना था कि चिंतन, कला और दर्शन के माध्यम से जीने का एक बेहतर तरीका है, अपने दर्द को अंतर्दृष्टि में और अपने अलगाव को बुद्धिमत्ता में बदलकर। वे उन कुछ दार्शनिकों में से एक थे जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की थी कि बहुत ज्यादा सोचने से तुम्हें जो दर्द होता है वो असली है। जब दूसरे तुम्हारे विचारों को नहीं समझते तो तुम जिस अलगाव का अनुभव करते हो वो वैध है। वो एहसास की दुनिया में कुछ गलत है, तुम उसे सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हो। और यही वजह है कि उनका काम उन लोगों से जुड़ता है जो खुद को बाहरी महसूस करते हैं, जो क्लासरूम, मीटिंग्स या पारिवारिक डिनर में बैठे होते हैं, शब्दों से घिरे होते हैं लेकिन अर्थ के लिए तरसते हैं। शोपेनहावर के लिए पीड़ा ही स्पष्टता की कीमत थी। और जहाँ दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो बहुत ज्यादा देखते हैं, वहीं उन्होंने अपनी किताबों के पन्नों से फुसफुसाया, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस जागे हुए हो। उनका दर्शन जीवन को ठीक करने के लिए नहीं था, बल्कि खुद से झूठ बोले बिना इसे सहने में मदद करने के लिए था। अंधेरे का सामना डर से नहीं बल्कि गरिमा से करने के लिए था, क्योंकि आखिर में बुद्धिमत्ता तुम्हें दूसरों से अलग कर सकती है, लेकिन ये तुम्हें सच, कला, सौंदर्य और तुम्हारी अपनी आत्मा से भी जोड़ती है। और शोपेनहावर का मानना था कि ये एक बेहतर तरह का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो कोई भीड़ नहीं दे सकती और कोई अस्वीकृति नहीं छीन सकती। अकेलेपन को अक्सर सामाजिक जीवन की विफलता के रूप में देखा जाता है, पर क्या हो अगर कभी कभी ये गहरी सोच की कीमत हो? आधुनिक मनोविज्ञान अब इस बात की पुष्टि करने लगा है, जिसे शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों ने सदियों पहले महसूस किया था। उच्च बुद्धिमत्ता के साथ अक्सर उच्च अलगाव भी आता है। आइए विज्ञान से शुरू करते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन में कुछ दिलचस्प पाया गया। एक इंसान जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है, उतनी ही कम संतुष्टि उसे बार बार सामाजिक होने से मिलती है। ज्यादातर लोगों के लिए दोस्तों के साथ रहना खुशी को बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत ज्यादा सामाजिक संबंध असल में निराशा, अति उत्तेजना और खालीपन की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि बातचीत अक्सर सतही लगती है, क्योंकि उनके मन को गहराई, बारीकियां, विचार चाहिए। गपशप, दोहराव या भावनात्मक शोर नहीं। वे लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन वे समाज द्वारा पेश किए जाने वाले संबंधों के रूप से संघर्ष करते हैं, और इससे एक तरह का संज्ञानात्मक अकेलापन पैदा होता है। ये सिर्फ अकेले होने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों से घिरे होने के बारे में है जो तुम्हारे जैसा नहीं सोचते और शारीरिक रूप से अकेले होने से भी ज्यादा अलग थलग महसूस करने के बारे में है। वहीं से भावनात्मक विरोधाभास शुरू होता है। एक तरफ बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग आत्मचिंतन करते हैं, वे विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। वे अपने दिमाग में जीते हैं, विचारों के पूरे ब्रह्मांड को गढ़ते हैं जिसे दूसरे शायद कभी न देख पाए। लेकिन दूसरी तरफ वे इंसान भी है, वे अभी भी संबंध, आत्मीयता और तालमेल की इच्छा रखते हैं। वे एक ऐसे इंसान को चाहते हैं जो सिर्फ हमें सिर न हिलाए बल्कि समझे, जो अनकही बातों को सुने और अदृश्य को समझे। और ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है
तुम जितने ज्यादा होशियार हो, उतना ही तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल होता है जो तुम्हारे अकेलेपन को समझे। ये घमंड नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस एडेनडॉर्फ, जो संज्ञानात्मक विकास के विशेषज्ञ हैं, समझाते हैं कि हमारे दिमाग 100 से 150 लोगों के छोटे आदिवासी समूहों में विकसित हुए। हमारी बुद्धिमत्ता को जीवित रहने और तंग सामाजिक घेरे में फिट होने की जरूरत से आकार मिला था। लेकिन आधुनिक उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति एक बिल्कुल अलग माहौल में रहते हैं। वे जानकारी को तेजी से प्रोसेस करते हैं, अमूर्त बातों में सोचते हैं और मानदंडों को चुनौती देते हैं। वे अब आदिवासी जुड़ाव के भावनात्मक ब्लूप्रिंट में फिट नहीं होते और उनके दिमाग विकासवादी बेमेल बन जाते हैं। दुनिया उनकी सोच से तालमेल नहीं बिठा पाई है और ये बात दुख देती है, क्योंकि गहरी बुद्धिमत्ता अक्सर भावनात्मक अनियमितता लाती है। इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। कल्पना करो कि तुम 10 बातें सोच रहे हो, जहां दूसरे एक सोचते हैं। कल्पना करो कि हर बातचीत में छोटी छोटी भावनाओं को नोटिस कर रहे हो। कल्पना करो कि किसी ने जो एक शब्द कहा था, उसे घंटों तक दोहरा रहे हो, ये सोचकर कि उसका क्या मतलब था। ये संवेदनशीलता कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक बोझ है। ये चिंता, अवसाद और भावनात्मक थकावट की तरफ ले जा सकता है। इसलिए नहीं कि दुनिया शत्रुतापूर्ण है, बल्कि इसलिए कि ये उन लोगों को संभालने के लिए नहीं बनी है जो इतना ज्यादा महसूस करते हैं और इतना गहरा सोचते हैं। हार्वर्ड के एक अध्ययन में तो ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे अक्सर अधिक अलगाव और अस्तित्वगत चिंता की भावना महसूस करते हैं। छोटी उम्र से ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे अलग हैं, और इसका जश्न मनाने के बजाय इस अंतर को अक्सर दंडित किया जाता है। उनसे कहा जाता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम सामान्य क्यों नहीं हो सकते? इतने सारे सवाल पूछना बंद करो। तो वे इस संदेश को अंदरूनी तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, शायद मुझमें कुछ गलत है। इससे अंदरूनी संघर्ष होता है, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म सुरक्षा के बीच एक खींचतान। वे खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बार चुप करा दिया गया है। वे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सीख लिया है कि पीछे हटना ज्यादा सुरक्षित है, और इसलिए वे भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उनके पीछे की शांति को नोटिस करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते। यहाँ तक कि रोमांटिक रिश्तों में भी यही पैटर्न सामने आता है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर देखे जाने के लिए संघर्ष करते हैं, सिर्फ प्रशंसित नहीं बल्कि समझे जाने के लिए। वे दूर या ठंडे लग सकते हैं, लेकिन असल में वे एक ऐसी गहराई की रक्षा कर रहे होते हैं जिसे कई बार गलत समझा गया है। ऐसा नहीं है कि वे प्यार नहीं चाहते, बल्कि ये है कि उन्होंने सीख लिया है कि ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता के विचार से प्यार करते हैं, न कि उसके साथ आने वाली जटिल भावनात्मक वास्तविकता से। मनोवैज्ञानिक काज़मीर डब्रोवस्की ने इस घटना को अति उत्तेजना कहा था। ये 5 क्षेत्रों में बढ़ी हुई संवेदनशीलता को संदर्भित करता है: बौद्धिक, भावनात्मक, कल्पनाशील, संवेदी और साइकोमोटर। सरल शब्दों में कहें तो होशियार लोग ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा पीड़ा सहते हैं। और ये तीव्रता, हालांकि ये रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देती है, फिर भी उनके और उनके आसपास की दुनिया के बीच की खाई को गहरा करती है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ सच है, अकेलेपन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि कुछ गायब है। कभी कभी इसका मतलब होता है कि कुछ बेजोड़ है। एक दिमाग जो भ्रमों को देखता है, एक दिल जो सतही बातचीत से संतुष्ट नहीं होता, एक आत्मा जो आराम के बजाय अर्थ के लिए तरसती है। ऐसा इंसान हमेशा थोड़ा अलग महसूस करेगा, इसलिए नहीं कि वो सामाजिक रूप से विफल हो गया है, बल्कि इसलिए कि वह किसी गहरी, किसी दुर्लभ चीज के लिए बना है। तो अगर तुमने कभी इस तरह का अकेलापन महसूस किया है, सिर्फ लोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि तालमेल की अनुपस्थिति, तो ये एक अभिशाप नहीं हो सकता। ये एक शांत संकेत हो सकता है कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो सिर्फ जीवित नहीं हैं, बल्कि सच में जागे हुए हैं।
तुम्हें लग सकता है कि बुद्धिमत्ता प्रशंसा को आकर्षित करती है, और ये शुरू में करती भी है, लेकिन प्रशंसा के पीछे अक्सर कुछ ज्यादा ही अंधेरा छिपा होता है। ईर्ष्या। और ईर्ष्या में प्रशंसा को अस्वीकृति में बदलने का एक अजीब तरीका होता है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानते, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्धिमान लोगों को अक्सर सूक्ष्म और कभी कभी जाहिर नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों में कुछ दर्दनाक बात को उजागर करते हैं। असुरक्षा। जब तुम एक कमरे में आते हो और स्पष्टता, गहराई या आत्मविश्वास के साथ बोलते हो, तो कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनेंगे। वे अपनी अपर्याप्तता को सुनेंगे। वे खुद को कमतर, छोटा, अनदेखा महसूस करेंगे। वो चुभन, वो अहंकार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं पर डनिंग क्रूगर प्रभाव काम आता है। मनोवैज्ञानिक डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर के नाम पर रखा गया। ये प्रभाव बताता है कि कम क्षमता वाले लोग अपनी क्षमता को ज्यादा आंकते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या नहीं जानते। अब उस माहौल में एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति को जोड़ दो और अचानक उनकी क्षमता का भ्रम टूट जाता है। उन्हें अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है, और उनका सामना करने के बजाय कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति को घमंडी, ठंडा, अजीब कहते हैं, सोचते हैं कि वे सबसे बेहतर है। लेकिन मजाक की बात ये है कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अहंकार ने इसे अपने आप सुन लिया, क्योंकि बुद्धिमत्ता सिर्फ विचारों को चुनौती नहीं देती, ये पहचानों को चुनौती देती है। आदिवासी मनोविज्ञान में इससे एक सामाजिक खतरा पैदा होता है। इंसान उन समूहों में विकसित हुए जहाँ स्वीकृति का मतलब जीवन होता था। अलग दिखना, अलग सोचना, मानदंडों पर सवाल उठाना, यानी बहिष्कार का जोखिम लेना। तो जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आता है और समूह की सहमति को बाधित करता है, तो ये प्राचीन प्रवृत्तियों को ट्रिगर करता है। ये इंसान खतरनाक है। वे समूह को तोड़ सकते हैं, उन्हें बाहर कर सकते हैं, और ये पैटर्न पूरे इतिहास में दोहराया गया है। सुकरात, शायद अब तक के सबसे मशहूर दार्शनिक, को युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए मार दिया गया था। लेकिन उन्होंने असल में क्या किया था? उन्होंने शक्तिशाली लोगों की उथली सोच को उजागर किया था। गैलीलियो को घर में नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इसलिए नहीं कि विज्ञान को ठेस लगी थी, बल्कि इसलिए कि चर्च के अधिकार को। निकोला टेस्ला गरीब और अकेले मरे। एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने में मदद की थी, उन्हें समलैंगिक होने की वजह से रासायनिक रूप से नपुंसक कर दिया गया और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ गलतफहमियों की कहानियां नहीं थीं, ये अहंकार से बदला लेने की कहानियां थीं। क्योंकि जब कोई एक नया सच सामने लाता है, तो वे उन झूठों को भी उजागर करते हैं जिनके आधार पर हमने अपनी पहचान बनाई है। और ज्यादातर लोग खुद को फिर से बनाने के बजाय तुम्हें अस्वीकार करना पसंद करेंगे। ये सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है। आज भी नवाचार करने वाले, गहरे विचारक और सच बोलने वाले अक्सर अदृश्य रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी। ऑफिस में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, क्लासरूम में उन्हें बाधा डालने वाला कहा जाता है, रिश्तों में उनसे कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बिना अनुरूपता के बुद्धिमत्ता सामाजिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है। ये आराम को परेशान करती है, ये मानकों को बढ़ाती है, ये साधारणता को दृश्यमान बनाती है, और आराम और भ्रम के आदि दुनिया में ये क्षमा करने योग्य नहीं है। तो ईर्ष्या खामोशी में फुसफुसाती है और अहंकार ट्रिगर दबाता है। लेकिन यहाँ विरोधाभास है। लोग बुद्धिमत्ता चाहते हैं जब तक कि ये उन्हें खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर न करे। वे यूट्यूब पर एक जीनियस की प्रशंसा करेंगे, इंस्टाग्राम पर एक दार्शनिक को कोट करेंगे, लेकिन उन्हें एक ऐसे इंसान के सामने बैठा दो जो बहुत साफ साफ देखता है, बहुत गहरा महसूस करता है और बहुत ईमानदारी से बोलता है, तो अचानक ये युद्ध बन जाता है। तो
तो अगर तुम्हें कभी तुम्हारी कमियों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी स्पष्टता के लिए अस्वीकार किया गया है, तो ये इसलिए नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारी मौजूदगी ने कुछ ऐसा जगा दिया जिसका सामना करने के लिए दूसरे तैयार नहीं थे। और अहंकार से चलने वाली दुनिया में ये बुराई से भी ज्यादा खतरनाक है। तो तुम क्या करते हो जब वही चीज जो तुम्हें चास बनाती है तुम्हें अकेला भी बना देती है? जब तुम्हारा दिमाग उन गहराइयों तक पहुंचता है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई भी इसकी परवाह या समझ नहीं रखता। आर्थर शोपेनहावर ने इस विरोधाभास को मीठी बातों से नहीं सजाया। उन्होंने जहरीली सकारात्मकता से इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक क्रूर, लगभग निर्दयी, फिर भी गहराई से मुक्त करने वाला जवाब दिया, अकेलापन। उन्होंने लिखा, बौद्धिक श्रेष्ठता को अकेलेपन के झुकाव से चिन्हित किया जाता है, इसे एक दंड के रूप में नहीं बल्कि मुक्ति के रूप में। क्योंकि यहाँ एक असुविधाजनक सच है, भीड़ शायद ही कभी किसी व्यक्ति को समझती है, और तुम्हारे विचार जितने ज्यादा गहरे होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वे खामोशी में गूंजेंगे। लेकिन शोपेनहावर के लिए वो खामोशी खालीपन नहीं थी, वो स्पष्टता थी। एक ऐसी दुनिया में जिसे अकेले रहने से डर लगता है, अकेलेपन को एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है। लोग ध्यान भटकाने वाली चीजों, लगातार जुड़ाव और अंतहीन शोर का पीछा करते हैं। वे अपने मूल्य को लाइक, मैसेज और ध्यान से मापते हैं। लेकिन शोपेनहावर ने इस कहानी को पलट दिया। उन्होंने कहा, जो अकेला रह सकता है और फिर भी पूरा महसूस कर सकता है, वही सबसे मजबूत इंसान है। क्योंकि अकेलापन और तन्हाई एक जैसी नहीं है। तन्हाई संबंध की चाह रखना और उसे नहीं ढूंढ पाना है। अकेलापन उथली संगति की बजाय शांति को चुनना है। ये लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, ये खुद की उपस्थिति है। शोपेनहावर का मानना था कि गहरे विचारक स्वाभाविक रूप से पीछे हटते हैं, इसलिए नहीं कि वे लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उथलेपन से थक चुके होते हैं। साधारण लोग एक घड़ी की तरह होते हैं, वे हमेशा एक ही विचार दोहराते रहते हैं। लेकिन एक महान बुद्धि एक कंपास की तरह होती है, जो हमेशा गहराई, सच्चाई और अर्थ की तरफ इशारा करती है। और तुम उस कंपास का एक शोर शराबे वाले कमरे में पालन नहीं कर सकते। तो अकेलापन क्या देता है जो समाज कभी नहीं दे सकता? आजादी। सिर्फ शारीरिक आजादी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। बिना किसी रुकावट के सोचने की, बिना किसी फैसले के महसूस करने की, बिना किसी समझौते के कुछ बनाने की आजादी। अकेलेपन में ही महान विचार जन्म लेते हैं। कला, दर्शन, विज्ञान, दूरदर्शिता, इनमें से कोई भी भीड़ का उत्पाद नहीं है। वे शांति में गढ़े जाते हैं। शोपेनहावर ने अपना ज्यादातर जीवन शांत चिंतन में बिताया। वे लोकप्रिय नहीं थे, उनकी अपने समय में तारीफ नहीं की गई, लेकिन उन्होंने एक कालातीत बात को समझा। एक आदमी तब तक खुद बन सकता है जब तक वो अकेला हो, और अगर उसे अकेलापन पसंद नहीं तो उसे आजादी भी पसंद नहीं आएगी। क्योंकि सिर्फ तभी जब वो अकेला होता है तभी वो सच में आजाद होता है। लेकिन यहाँ असली ताकत है। जब तुम अब मान्यता की तलाश नहीं करते तो तुम अछूत बन जाते हो। अस्वीकृति की चुभन चली जाती है। तुम उन जगहों में फिट होने के लिए खुद को ढालना बंद कर देते हो जहाँ तुम जुड़े हुए नहीं हो। तुम दूसरों को आरामदायक बनाने के लिए अपने विचारों को छोटा करना बंद कर देते हो, और अचानक वो अकेलापन एक आश्रय, ताकत के लिए एक भट्टी और सच्चाई के लिए एक आईना बन जाता है। ये शोपेनहावर के समाधान की क्रूर प्रतिभा है। समाज से अपनी गहराई को स्वीकार करने की भीख मत मांगो। उसे तुम्हें अस्वीकार करने दो, उसे तुम्हें गलत समझने दो, क्योंकि वो अस्वीकृति तुम्हारी विफलता का नहीं बल्कि तुम्हारे अलग होने का सबूत है। दुनिया गहरे विचारकों को इसलिए नजरअंदाज नहीं करती कि वे गलत हैं। ये उन्हें इसलिए नजरअंदाज करती है कि वे उस चीज को खतरा पहुंचाते हैं जो आसान और जानी पहचानी है। तो अगर तुम्हें गलत समझा गया है, अगर तुम्हें बाहर रखा गया है, अगर तुम्हें बहुत गहरा, बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत अलग कहा गया है,
तो शोपेनहावर कहेंगे, अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम अब झुंड के कैदी नहीं हो। लेकिन अकेलापन सिर्फ भागना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्ग्रहण है। ये तुम्हें ढोंग करना बंद करने और होना शुरू करने की अनुमति देता है। वो नहीं जो दुनिया चाहती है, बल्कि वो जो तुम सच में हो। और धीरे धीरे जैसे तुम उस शांति में बस जाते हो, तुम वो देखना शुरू कर देते हो जो दूसरे नहीं देख सकते। तुम शांति में सुंदरता, अराजकता में पैटर्न और दर्द में गहराई को नोटिस करते हो। तुम जुड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो और तुम बनना शुरू कर देते हो। यही वो है जिसे शोपेनहावर ने महान बुद्धि कहा था। जन्म से महान नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि से। और ये सबके लिए नहीं है। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं चुनेंगे, क्योंकि अकेलेपन के लिए तुम्हें खुद का सामना करने की जरूरत होती है और ये बहुत डरावना होता है। लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर चलने के लिए काफी बहादुर हो, शांति में बैठने के लिए, अपने विचारों के बोझ को महसूस करने के लिए, सिर्फ मिलकर रहने के लिए, खुद को पतला करने की इच्छा का विरोध करने के लिए, तो अकेलापन ताकत बन जाता है। इसलिए नहीं कि ये तुम्हें तास बनाता है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हें वास्तविक बनाता है। तो उस अकेलेपन से मत डरो जो बुद्धिमत्ता ला सकती है। उसे तुम्हें आकार देने दो, उसे तुम्हें गहरा करने दो, उसे तुम्हें आजाद करने दो। अगर तुमने कभी खुद को बाहर का महसूस किया है, जैसे कि तुम्हारे विचार बहुत भारी हैं, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे हैं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा तीव्र हैं, तो तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम बस ज्यादा जागरूक हो। और वो जागरूकता, वो गहराई, इसकी एक कीमत होती है, अकेलापन, गलतफहमी, अस्वीकृति। लेकिन यहाँ सच है, कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि वो दर्द कोई कमी नहीं है। ये एक संकेत है, एक संकेत है कि तुम वो देखते हो जो दूसरे नहीं देखते, कि तुम वो महसूस करते हो जिसे दूसरे दबाते हैं, कि तुम इस तरह से सोचते हो जो भीड़ के आराम को चुनौती देता है। वही चीजें जो तुम्हें अलग बनाती हैं, अक्सर वही होती हैं जो दूसरों को असहज करती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें उसकी याद दिलाते हो जिसका वे अपने अंदर सामना करने से इनकार करते हैं। ये वो राज है जिसे शोपेनहावर समझते थे। तुम्हें ये बदलने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम कौन हो। एक बुद्धिमान आत्मा की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। ये भ्रम से शुरू होती है, मैं फिट क्यों नहीं होता, फिर स्पष्टता की तरफ जाती है, शायद मुझे कभी होना ही नहीं था, और फिर आंतरिक शक्ति की तरफ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और उस रास्ते में कहीं अकेलापन बदल जाता है। ये एक घाव होना बंद कर देता है, ये एक आईना बन जाता है, एक आईना जो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे नजरिए, तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है। शोपेनहावर ने एक बार लिखा था, महान लोग ईगल की तरह होते हैं और अपना घोंसला किसी ऊंचे अकेलेपन में बनाते हैं। इसलिए नहीं कि वे घमंडी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें साफ साफ देखने के लिए शांति की जरूरत होती है, क्योंकि उस ऊंचाई से तुम अब शोर में खोए हुए नहीं हो, तुम उसके ऊपर हो। तो अगर समाज तुम्हें अस्वीकार करता है तो उसे करने दो। वो अस्वीकृति कोई विफलता नहीं है, ये इस बात की पुष्टि है कि तुम गहराई से सोचते हो, कि तुम ईमानदारी से महसूस करते हो कि तुम अब स्वीकृति के लिए, प्रामाणिकता का व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हो। इसे ही अपना सबूत बनने दो। तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बस अपने समय से आगे हो, और समय के साथ दूसरे शायद तुम्हारे साथ आ जाए, या शायद नहीं, लेकिन तुम तब तक आजाद हो चुके होगे। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम अर्थ, सच्चाई और किसी वास्तविक चीज की तलाश कर रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि ये बात ही तुम्हें अलग बनाती है। शायद तुमने हमेशा खुद को अलग महसूस किया है, जैसे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत गहरा महसूस करते हो, या उन बातों की परवाह करते हो जिन्हें दूसरे नजरअंदाज करते हैं। शायद दुनिया ने तुम्हें ये सवाल करने के लिए मजबूर किया है
कि क्या ये कोई कमी है। ये नहीं है, ये स्पष्टता है। शोपेनहावर का मानना था कि सबसे अकेले रास्ते अक्सर सबसे स्पष्ट दिमाग वाले लोगों के होते हैं, और जबकि वो स्पष्टता तुम्हें अलग थलग कर सकती है, ये तुम्हें आजाद भी करती है। यहाँ साइफोज में ये उन लोगों के लिए जगह है जो गहराई से सोचते हैं, हर चीज पर सवाल उठाते हैं और कभी भी सही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। तुम जिस तरह से सोचते या महसूस करते हो, उसमें तुम अकेले नहीं हो। ये चैनल तुम्हारे लिए ही है। अगर ये तुम्हारे साथ जुड़ा तो मनोविज्ञान, दर्शन और मानव मन में और ज्यादा गहरी समझ के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर तुमने इस तरह का अलगाव महसूस किया है तो कमेंट्स में अपनी कहानी बताओ। मैं हर एक को पढ़ता हूँ। आइए ऐसे दिमागों का एक समुदाय बनाते रहें जो फिट नहीं होते, क्योंकि हमें कभी फिट होने के लिए बनाया ही नहीं गया था।